हेलो एंड वेलकम बैक टू नोबल कैरियर क्लासेस। मेरा नाम है शीतल और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायो। तो जैसे कि बच्चे हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन। तो आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करना चाहूंगी, ताकि जो भी आपने पढ़ा है आप फटाफट से उसको रिवाइज कर ले। तो आइए एक बार फटाफट से हम अपना पढ़ा हुआ रिवाइज करते हैं। तो बच्चे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या रीड किया था? हम लोगों ने रीड किया था लाइफ प्रोसेस। व्हाट वाज लाइफ प्रोसेस? हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो एसेंशियल होते हैं मेंटेन करने के लिए हमारी सर्वाइवबिलिटी। इन प्रोसेसेस में से कौन कौन सी चीजें आती थी? चलिए बताइए। रेस्पिरेशन, उसके बाद न्यूट्रिशन, डाइजेशन, और एक और प्रोसेस कौन सा था? एक्सक्रीशन। ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं ये हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़े थे। तो इन प्रोसेस को पढ़ने के बाद हमें ये तो जरूर पता लग गया था कि लाइफ प्रोसेस कितना एसेंशियल है ह्यूमन बींग्स के लिए और कितना एसेंशियल क्राइटेरिया है हमको डे टू डे बेसिस की लाइफ को स्टडी करने के लिए। अब इसी चीज को हम एक बार फटाफट से लीनियरली पढ़ लेते हैं और फिर हम अपने आगे के आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो भाई क्या बोला है? Life process are those basic biological processes essential for maintaining life in all living organism। ये वो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो एसेंशियल होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो जल्दी से बाकी डेफिनेशंस भी देखते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो फूड को इनटेक करते हैं और उसमें से एनर्जी डिराइव करते हैं। ओके। और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उस फूड में से जो भी हम एनर्जी डिराइव करते हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में डिराइव की थी हम लोगों ने? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या थी? जल्दी से लिखिए मेरे साथ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स में भी पूछे जा सकते हैं इनकी फुल फॉर्म्स, तो आप लोगों ने ये याद रखनी है। देन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो बाहर निकालते हैं। और ह्यूमन बीइंग का मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? जल्दी से बताइए। यूरिया। हम लोग जो है अपना मेटाबॉलिक वेस्ट किस फॉर्म में निकालते हैं? यूरिया। आई होप ये सब आपको रिवाइज हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। तो भाई आज का टॉपिक है बच्चे हमारा स्टोमेटा। आखिरकार स्टोमेटा होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजें जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा? आप लोगों ने बच्चे कई बार छोटी क्लासेस में भी सुना होगा कि लीफ का जो सरफेस होता है उसके ऊपर बिल्कुल टाइनी टाइनी छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं। उन होल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक प्रोसेस पढ़ाया था। दैट प्रोसेस वाज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो है इसमें मैंने आपको कुछ एसेंशियल चीजें बताई थी, लाइक फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टोमेटल पोर्स के ऊपर होते हैं। अब यही स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होगा, या ये चीजें हेल्प कैसे करती हैं, वही चीजें आज हमको जो है वो स्टडी करनी है। तो देखते हैं भाई स्टोमेटा की डेफिनेशन क्या है। स्टोमेटा are the second stomata are the tiny pores present on the surface of leaves and stems। ये वो tiny pores होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे pores होते हैं जो किसी भी लीफ के सरफेस के ऊपर और स्टेम्स की सरफेस के ऊपर भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा का काम क्या होगा? जैसे ही सनलाइट आएगी उसको एब्जॉर्ब करना, पोर्स ओपन होंगे, सनलाइट एब्जॉर्ब होगी और प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो बना देगा। तो आगे पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। रियली इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मैं साथ साथ बोलती हूँ नोट करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, आप अपने आंसर को एनहेंस कर सकते हैं इससे और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए क्या है इसके फंक्शंस ये देखते हैं। रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है मैम?
हम लोगों ने लास्ट टाइम फोटोसिंथेसिस पढ़ा था और उसमें हमने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में कि जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस समय वो लोग CO2 को यूटिलाइज करते हैं और जब CO2 को यूटिलाइज करते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं तो साथ में हम लोगों को ऑक्सीजन एंड वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप देख सकते हैं यहाँ भी इन्होंने लिखा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या चीजें मिलती हैं हमको इससे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन्हीं का एक्सचेंज होता है और इन्हीं के एक्सचेंज से जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। आगे, वाटर वेपर बिटवीन द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर। ओके बच्चे, बिटवीन द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर का ट्रांसमिशन हो रहा है बिटवीन द प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर। ये क्या प्रोसेस है? नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? एट सम टाइम, देखो जब गर्मियों का मौसम होता है हम लोग यूजुअली पेड़ों की छाया के नीचे बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोगों को ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो महसूस होती हैं। दिस इज ड्यू टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जब भी बच्चे स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं तो लीफ की सरफेस के ऊपर छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और जब सनलाइट उसके ऊपर फॉल करेगी या विंड ब्लो करेगी तो वो ट्रांसपायरेट हो जाते हैं, यानी कि इवापोरेट हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फाउंड प्राइमरली इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। नाउ व्हाट इज एपिडर्मिस ऑफ द लीफ? एपिडर्मिस क्या होता है बच्चे? एपिडर्मिस इज द आउटर स्ट्रक्चर, लाइक हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है। स्किन क्या है बच्चे? हमारी एक एपिडर्मल लेयर। जब भी हमें लाइक किसी को गिफ्ट देना होता है या हम कोई लेटर भेजते हैं तो हम उसको एक एनवेलप में कवर करते हैं ना, दैट एनवेलप इज एपिडर्मिस। जो किसी भी इंटरनल चीज को जो है वो प्रोटेक्शन दे, दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ एपिडर्मिस। और क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरली फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस ऑफ द लीफ यानी कि जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ है उसके ऊपर हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू कि स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स है जो सरफेस ऑफ द लीफ एंड स्टेम पे प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं, ट्रांसपायरेशन में इनका रोल होता है। देन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखो भाई, मैं आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी छोटी सी प्यारी सी डायग्राम लेके आई हूँ स्टोमेटा के लिए। आई होप इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये एक लीफ जो है वो बना हुआ है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ बच्चे कि जो ये लीफ का यहाँ पे ये ग्रीन कलर है, दूसरा कलर यूज करते हैं। जो लीफ का यहाँ पे ये ग्रीन कलर है ये किसकी वजह से है? मैंने आपको बताया था एक कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है? जो कलर शो करते हैं। तो ये ग्रीन कलर किसकी वजह से प्रेजेंट है? कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें? बताइए। क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये हो गया पिगमेंट जिसकी वजह से ग्रीन कलर जो है वो लीफ के ऊपर है। अब आप देख सकते हो यहाँ इन्होंने मैग्नीफाई करके सिंप्लीफाई करके दिखाया है। दिस इज द स्टोमेटल पोर। ये आपको छोटा सा पोर सेंटर में दिख रहा है, सराउंडिंग में इसके सेल्स प्रेजेंट है। दिस इज द स्टोमेटल पोर और यही जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर मेकिंग द फूड। इसमें आप देख सकते हो O2 जो है वो एनवायरमेंट में लिबरेट हो रही है और CO2 को ये क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है। इसको आप अपने माइंड में एज ए कॉपी की तरह सेव करके रख सकते हैं ताकि जब भी आप पेपर में नोट करें तो डेफिनेशन आपको इससे भी जो है वो एकदम से रिकॉल हो जाए। आइए आगे। तो देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नाउ व्हाट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? देखो बच्चे, ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के अंदर ही हो रहे हैं और इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैम वो कौन सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है? दीज आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल्स। क्या रॉ मटेरियल्स मैम? रॉ मटेरियल्स वही वाले जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल थे। देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है क्या? जब सन रेज, ये आपकी सन रेज आई, दिस इज योर सन, ठीक है, सन रेज आई और किसी भी
सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर जो है फॉल करेगी। जैसे ये सनरेज किसी भी सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर फॉल करेगी तो हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि स्टोमेटल पोर्स है, वो स्टोमेटल पोर्स अपना काम भी तो करेंगे ना, दे विल गेट ओपन और दे विल गेट क्लोज। नाउ वो किस तरीके से ओपन होंगे और कैसे क्लोज होंगे और उनके ओपनिंग और क्लोजिंग से प्लांट में क्या असर पड़ेगा, यही हम लोगों को जो है अभी स्टडी करना है। तो आइए स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चे, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा Stomata open wide when guard cells absorb water and become turgid। अब हम guard cells क्या होते हैं ये देखते हैं सबसे पहले कि guard cells क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिखा देती हूँ। जब आपको समझ आ जाएगा कि गार्ड सेल्स क्या है तो आप लोगों को आसानी से जो है वो पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चे, ये बाहर इस तरीके से ऐसे सेल्स आपको दिख रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे बेसिकली जो है गार्ड सेल्स का क्या काम होता है, ये स्टोमेटल अपरेटस के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को जब ओपन करना होगा तो उसको स्ट्रेच करेंगे और जब उसको क्लोज करना होगा तो नॉर्मलाइज हो जाएंगे यानी कि रिलैक्स हो जाएंगे। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। देखिए ऐसे बता के दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, लाइक दिस इस तरीके से कुछ होंगे, ये ऐसा समझिए, यहाँ पे ऐसे करके सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये सेल्स जो होंगे इन सेल्स को हम गार्ड सेल्स बोलेंगे। जब स्टोमेटा ओपन होगी तो ये उसकी ओपनिंग में हेल्प करेंगे, जब क्लोज होगी तो तब भी हेल्प करेंगे। आई होप यू गॉट टू नो अबाउट द गार्ड सेल्स। अब व्हेन गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड, व्हाट इज टर्जिड? टर्जिड का क्या मतलब होता है? टर्जिड का मतलब होता है स्वेलअप हो जाना, फूल जाना। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को उस समय ये क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं यानी कि स्वेलअप हो जाते हैं। और जब ये स्वेलअप हो जाएंगे तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेच हो जाएंगे, खींचेंगे, जो स्टोमेटल पोर होगा उसको ओपन करेंगे। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये होता है, तो चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग डे लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोपहर के समय कौन से आयंस, पोटेशियम आयंस जो होते हैं ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं गार्ड सेल्स में। यानी कि जब सन की लाइट जो है सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट पड़ेगी तो उसका जो गार्ड सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये पोटेशियम आयंस है ये ट्रांसपोर्ट होने लग जाएंगे उन गार्ड सेल्स में। देन वाटर फॉलोड बाय ऑस्मोसिस कॉजिंग द गार्ड सेल टू स्वेल। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? आप लोगों ने बच्चे ऑस्मोसिस को स्टडी किया है। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए ये एक वाटर टब है, इसको मैंने सेंटर से डिवाइड कर दिया। अब ये सेंटर क्या है, आप लोग बच्चे आपके घर में मम्मा चाय बनाते होंगे तो वो छानी होती है उससे चाय को मतलब पूनते हैं, शॉर्ट मतलब उसमें से वो चाय अलग करते हैं और वो पत्ती अलग। तो कभी ऐसा हुआ है कि उस पत्ती में से पूरी चाय भी मतलब उस छानी में से चाय भी चली गई हो, पत्ती भी चली गई हो, सब कुछ चली गई हो, फिर तो उसका कोई मैटर नहीं ना रहा। तो ये जो सेंटर में मैंने ये स्पेस बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ एसेंशियल चीजों को ही आसपास जो है वो सेल के जाने देती है, उसके अलावा कोई भी चीजें जो है वो इसमें से पास नहीं हो सकती। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत सारे सेल्स में, इनफैक्ट मेनी सेल्स हमारी बॉडी के भी होते हैं जिसमें प्रेजेंट होती है, जिसमें से ओनली एसेंशियल थिंग्स आर पास इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ध्यान से सुनेंगे। देखिए दिस इज अ वाटर टब, इसमें सेंटर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने रखी हुई है, इस तरफ भी एक सोल्यूशन है, उस तरफ भी एक सोल्यूशन है। मान लो इस तरफ सोल्यूशन में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा है, इस तरीके से मैं इसको प्लस मार्क करके रखती हूँ, और इस तरफ के सोल्यूशन में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल थोड़ी सी है। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है, ऑस्मोसिस बोलता है ट्रांसपोर्ट ऑफ solution या concentrated solution from the region of low higher concentration to the region of lower concentration। ठीक है, इस तरीके से जो है ये जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। sorry from the region of lower concentration to the higher concentration। okay, this leads to the opening of stomatal pore। अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, स्टोमेटल पोर्स जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, अकॉर्डिंगली सनलाइट उसमें एब्जॉर्ब होती है, ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये भी उसमें फ्लो करते हैं, तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस आधा कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे। ओके, स्टोमेटा क्लोज व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड।
पिछले वाले प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि जब गार्ड सेल जो है वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल हो जाते हैं। यहाँ पे वो क्या करेंगे, वाटर को लूज करेंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, यानी कि श्रिंक हो जाएंगे। फ्लैसिड को हम क्या बोल सकते हैं, श्रिंक भी जो है वो बोल सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, ये नाइट में होता है। वो वाला प्रोसेस कब हो रहा था, डे में होगा तो स्टोमेटल पोर ओपन होंगे, ये कब होता, नाइट में होता है। उसके बाद पोटेशियम आयन जो है वो आउट ऑफ द गार्ड सेल चले जाते हैं। उसमें क्या हो रहा था, फ्लो थ्रू आउट द गार्ड सेल। देन आगे बच्चे, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस काजिंग गार्ड सेल टू श्रिंक। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से, जिस वजह से गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। देन आगे, दिस लीड्स टू द क्लोजर ऑफ स्टोमेटल पोर। अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के काफी रिवर्स है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। उसके समय क्या होता है, पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, इसके टाइम पे क्या होगा, पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। स्पेशली ओपनिंग ऑफ क्लोज जो है हमारा स्टोमेटा, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए आगे इनकी डायग्राम देखते हैं। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको एपिडर्मल सेल दिख रहे होंगे। व्हाट आर एपिडर्मल सेल, मैंने अभी आपको बताया, जो सरफेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होते हैं या किसी की भी सरफेस पे जो बाहर से कवरिंग होती है वो एपिडर्मस लेयर की होती है, और उसी सेल को एपिडर्मल सेल बोलते हैं। ये आपका स्टोमेटल है, ये सेंटर में आपका स्टोमेटा है, ये टाइनी सा पोर, ये छोटा सा पोर, ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन पिगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद ये थिक वॉल है, आउटर कवरिंग, दैट्स द न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। बिना न्यूक्लियस के तो सेल कुछ कर ही नहीं सकता। और ये आउटर कवरिंग काफी थिन वॉल की बनी हुई है। ये देखो आपको इधर गार्ड सेल्स बना के दिखाए हुए हैं। अब जैसे ही सूरज की रोशनी जो है वो इसके ऊपर फॉल करेगी, ये गार्ड सेल साइड साइड से जो है वो स्वेलअप हो जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। यू कैन सी दिस इज स्ट्रेच्ड, ये ओपन है, सेंटर से पोर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। दूसरे वाले में आइए, यहाँ पे आपको सेंटर वाला पोर जो है वो क्लोज दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सनलाइट है नहीं, रात का समय है, तो रात के समय में जब सनलाइट ही फॉल नहीं करेगी, इनके अंदर जो मूवमेंट है वो ही नहीं होगी, स्वेलअप ही नहीं होगा, ऑस्मोसिस प्रॉपर्ली होगा ही नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है गार्ड सेल्स आपके श्रिंक अप हो जाएंगे, यानी कि क्लोजिंग हो जाएगी। सो दिस इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आप इस डायग्राम को बना के भी ये टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इसके लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। और वैसे भी अगर आप लोगों को अगर लॉन्ग आंसर में आ गया तो आप डायग्राम बना के शो करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले अमीबा क्या है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अमीबा? अमीबा क्या होता है, कभी देखा है किसी ने? वैसे तो नेक्ड आइज से तो हमको अमीबा दिख ही नहीं सकता। क्यों नहीं दिख सकता मैम? क्योंकि दिस इज एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम यूजुअली नेक्ड आई से देख नहीं सकते। ठीक है, तो अब हमको यही पढ़ना है कि आखिरकार अमीबा जो है वो अपना खाना किस तरीके से प्रिपेयर करता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे उसका अपना खाना जो है वो डिराइव करता है, यानी कि न्यूट्रिशन अपना डिराइव करता है। तो स्टडी करते हैं बच्चे। कहते हैं अमीबा ऑब्टेन फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। नाउ व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, a very important term, आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? देखिए, फैगोसाइटोसिस एक टर्म होती है जो यूजुअली सेल्स यूज करते हैं। सेल किस फॉर्म में यूज करते हैं फैगोसाइटोसिस को? सेल यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। WBC, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। जब भी बच्चे हमारे शरीर में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो है वो आ जाता है, एक्सटर्नल एजेंट लाइक हम लोगों को कोई वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, कोई बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया, या किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया, तो WBC उसी समय क्या करता है? WBC के पास ये एक एसेंशियल एक पावर होती है जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, उस बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है। अटैक या डिस्ट्रॉय या एनगल्फ कर सकता है, या उसकी लाइसेंस कर सकता है। मतलब कि उस पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट को हमारी बॉडी में आने आते ही, जैसे ही उसको पता लगे तो वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो दिस इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा एसेंशियल क्राइटेरिया होता है सेल का, जिसमें सेल क्या करता है भाई, कोई भी फॉरेन एजेंट हो, कुछ भी हो, उसको फटाफट से क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो आई होप आपको फेगोसाइटोसिस समझ आ गया हो। तो अमीबा जो है वो भी इसी प्रोसेस से अपना खाना बनाता है। लाइक अमीबा ये रहा और इसने अपना खाना देख लिया। जैसे इसने अपना खाना देख लिया, ये फटाफट से इसको अटैक कर लेगा ताकि ये क्या कर सके, सीडोपोडियम फॉर्म कर सके और अपना खाना बनाए। नाउ व्हाट इज सीडोपोडियम? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्टेप्स कैसे होते हैं बच्चे? कहते हैं अमीबा सराउंड्स फूड पार्टिकल्स विद इट्स स्यूडोपोडिया फाल्स फीट। डायग्राम से बताऊं तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। आप देख सकते हैं ये अमीबा है, काफी इरेगुलर शेप की इसकी बॉडी होती है। अब जैसे कि सबसे पहले इस अमीबा ने अपना फूड देखा। ये अमीबा है, ये इसका सेल है, इसने अपना फूड देखा। जैसे इसने फूड देखा, ये फूड की तरफ आगे आगे बढ़ना शुरू कर देगा ताकि ये उसकी फेगोसाइटोसिस कर सके। फिर उसके बाद ये एक फास्ट वैक्यूल बनाएगा। मतलब आप देखो अपनी शेप को जो है वो चेंज कर रहा है ताकि फूड पार्टिकल को ऐसा ना लगे कि कुछ भी मुझे सराउंड कर रहा है। धीरे 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 उसको सराउंडिंग कर रहा है। जब भी इस तरीके से अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल को सराउंड करे, यानी कि उसको थोड़ा सा मतलब बहका दे, तो उस चीज को, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्यूडोपोड फॉर्मेशन। उसके बाद देखो इसने क्या कर दिया, सेल के अंदर जो है वो एनगल्फ कर दिया और सेल के अंदर ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। न्यूट्रिएंट डिफ्यूज हुए, उसके बाद वेस्ट भी जो है वो एक्सपेल आउट हो गया बॉडी से। इससे आपको क्या समझ आता है कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसी सिंगल सेल में डाइजेशन, एसिमिलेशन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड एक्सक्रीशन उसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशंस रीड करवाती हूँ। क्या कह रहे हैं? फूड इज एनगल्फ्ड इनटू द फूड वैक्यूल। मतलब कि जब सीडोपोडिया फॉर्म हो जाएगा उसके बाद फूड जो है वो एनगल्फ हो जाएगा फूड वैक्यूल में, एंड देन एंजाइम जो है वो वैक्यूल में ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे हमारी बॉडी में होते हैं छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में, लाइक प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं, फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे और वेस्ट भी जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो अमीबा जो है वो अपनी फूड प्रोडक्शन करता है, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो खाने में से एब्जॉर्ब करता है। आप चाहे तो डायग्राम को एक बार फिर से देख लीजिए और चाहे तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया है, और अगर आप इसके साथ में इसकी डायग्राम बनाएंगे तो आपके ही मार्क्स की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। चलिए अब देखते हैं बच्चे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कई बार आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, या कई बार इसके बीच में से टर्म्स उठा के ली जाती हैं और आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको बच्चे हम जानते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के नाम से। ठीक है, अब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से इसमें प्रोसेसेस होती हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। कहते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ये जानने से पहले मैं एक टॉपिक बता दूं आपको। हमने न्यूट्रिशन पढ़े थे, उसमें मैंने आपको एक न्यूट्रिशन बताया था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद है किसी को? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, दैट्स द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर एक एक चीज का ब्रेकडाउन होगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, अभी हम उसको स्टडी करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं, क्या बोल रहा है ये देखिए। कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। ऑब्वियसली आपको पता है बच्चे, हम लोगों की बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? खाना खा के, और खाना खाने के बाद जो एनर्जी आती है वो तो हमारे ब्लड में ही ट्रांसमिट होती है ना। अगेन एटीपी, जो मैं आपको भी डेफिनेशन बता भी चुकी हूँ, एटीपी की फॉर्म में। लेकिन बच्चे अब वो खाने, एटीपी कैसे वो उसमें अब्सॉर्ब होता है, क्या होता है, किस तरीके से प्रोसीजर होता है? आपने आज चावल खाए, वो चावल तो एज इट इज हमारी रगों में दौड़ नहीं ना रहे हैं, तो वो किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में तो ट्रांसमिट होके दौड़ रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसमिट होके दौड़ रहे हैं। कैसे बन रहा है ग्लूकोज, क्या हो रहा है, कौन सी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व है, वही आपको पता चलेगा। तो देखिए, ये पहले मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस दी हुई हैं जस्ट एक गो थ्रू के लिए, उसके बाद हम वन बाय वन को एक बार पढ़ लेंगे। कहते हैं माउथ, माउथ जो है इसका काम देखें तो सबसे पहले च्यूइंग का काम होता है, सलाइवा होता है इसमें जो ब्रेक करता है। देन उसके बाद आपका ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। वन बाय वन भी इसको पढ़ेंगे, पहले आप टर्म्स देख लीजिए। देन कम्स द स्टमक,
स्टमक ऑब्वियसली आपका पेट, बेली, जो भी आप इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बच्चे यहाँ पे देखिए लिखा है वेस्टिजियल ऑर्गन। व्हाट डू यू नो अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? इफ यू हैव एवर स्टडीड अबाउट एवोल्यूशन, अगर आपने इंसानों के एवोल्यूशन के बारे में कि इंसान कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में डेफिनेटली पता होगा। वेस्टिजियल ऑर्गन्स बच्चे वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे। हम लोग किससे आए हैं? हम लोग एप से आए ना, एप से आए ना हम लोग। तो जो एप्स में प्रेजेंट थे वो कुछ ऑर्गन्स बच्चे हम में भी प्रेजेंट होते हैं स्टिल अभी, हालांकि मे भी हम उनका यूज इतना ना कर रहे हो, बट स्टिल दे आर प्रेसिस्टेंट इन अवर बॉडी, एंड वन सच ऑर्गन इज अपेंडिक्स। इसीलिए बच्चे इसका नाम वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद देखो एनएस आता है, पैनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो चलिए बच्चे अब वन बाय वन हम इन सभी पार्ट्स को जो है वो स्टडी करेंगे, लेकिन आपको ये सभी पार्ट जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाले होंगे यू कैन नॉट स्किप एनी वन ऑफ देम। ओके, चलिए सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए बच्चे। दिस इज द इलैबोरेटिव डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आप माउथ देख सकते हैं, माउथ के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को इलैबोरेट किया हुआ है। देन आप देख सकते हैं सिलेवरी ग्लैंड, उसके बाद फेरिक्स, उसके बाद एपिग्लॉटिस, देन द इसोफेगस, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन द अपेंडिक्स। अब आखिरकार ये सारी चीजें हैं क्या, कैसे वर्क करती हैं, ये मैं आपको वन बाय वन पढ़ाने वाली हूँ। ओके, देखिए फंक्शन, द माउथ इज द एंट्री पार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द फूड। अब माउथ क्या है और कैसे काम करता है वो देखिए। सबसे पहले जो एसेंशियल क्राइटेरिया माउथ का क्या है, माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा। सलाइवा जो है ये क्या करता है, सलाइवा क्या है, हमारे माउथ में कंटिन्यूसली एक लिक्विड होता ही है, आपके सभी के माउथ में होता होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सलाइवा। सलाइवा का क्या काम होता है बच्चे, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, स्टार्च को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। नाउ व्हाट इज इट, सलाइवा इट कंटेन्स एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, क्या चीज है एंजाइम और कैसे काम करते हैं? देखो एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। नाउ व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? देखो आप लोग चाय बनाने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों ने चाय में पत्ती भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, तो वो चाय बन गई क्या? नहीं, जब तक आप उसको एक इनिशिएटिंग पावर नहीं दोगे, दैट इज द फ्लेम, जब तक फ्लेम ऑन नहीं होगी वो चाय नहीं बनेगी। तो दैट फ्लेम इज अ कैटलिस्ट, जो उस एनर्जी को क्या कर रही है, एक इनिशिएटिंग रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, एक इनिशिएटिंग टर्म जो है वो प्रोवाइड कर रही है। सो सेम इज द एंजाइम, सेम इज द कैटलिस्ट। एंजाइम समटाइम्स वर्क्स एज कैटलिस्ट। एंजाइम जो है वो बहुत सारी रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, जिसको अमाइलेज बोलते हैं, जो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस यानी कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च को जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट कर देता है। ओके, इसके बाद टीथ, टीथ हेल्प्स द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम टू वर्क इफेक्टिवली। अब दांत बच्चे बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से खाने को एसिमिलेट करना, पचाना और ज्यादा आसान जो है वो हो जाता है। अब मैं टीथ के बारे में बच्चे आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता देती हूँ। हम लोगों की बॉडी में दो बार जो है वो हम लोगों को टीथ, आप लोगों को भी दो बार जो है वो बॉडी में टीथ आए होंगे, एक बार तो निकल भी गए होंगे। सबसे पहले होते हैं मिल्क टीथ, वो होते हैं हमारे 20, ठीक है, वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, टीनेज में आते हैं, वन बाय वन ये ब्रेकआउट हो जाते हैं और फिर न्यू टीथ आते हैं, और वो जो न्यू टीथ आते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 32, ठीक है। अब टीथ का एक डेंटल फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं 2123/2123। इसमें हमारे प्री मोलर्स, मोलर्स, इंसिसर्स, कैनाइंस सब आ जाते हैं, जिनसे हम च्यू भी कर सकते हैं, प्रॉपरली चर्न भी कर सकते हैं फूड को, और अकॉर्डिंगली टंग के साथ मिक्स होके वो सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्सअप भी हो जाते हैं। देन कम्स द टंग। अब टंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले तो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पेट में जाके तो खाना सब एक जैसा ही हो जाता है ना, लेकिन हम उसको खाते क्यों है, क्योंकि उसका टेस्ट भी तो आ रहा होता है हमको, तभी तो हम उसको खा रहे हैं ना भाई। अब देखो टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं जो फूड को एनहांस करते हैं, हमको उसको खाने के लिए मतलब और ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट करते हैं कि चलो हाँ खा लेते हैं, भूख लगी भी है तो भी हमने खाना ही है, अगर वो टेस्टी है तो ज्यादा अच्छे से खा लेंगे। उसके बाद
फूड का और उसके बाद टंग का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, ये मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा और फॉर्मिंग ए बोलस एंड पुशिंग इट बैक टू द माउथ फॉर swallowing। सबसे पहले सलाइवा बनाने का काम करता है, मैंने आपको बता दिया। बोलस क्या है, देखो बोलस बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपरली मिक्सड अप सब्सटेंसेस होते हैं जो फाइनल मतलब अब बन चुका है एक पूरी चीज, अब जस्ट इसको हम नेक्स्ट आगे जाके जो है वो ट्रांसफर आउट कर सकते हैं। और स्वेलोइंग यानी कि फूड को एनगल्फ करने में भी जो है वो हमारी टंग हमको हेल्प करती है। आई होप जो माउथ के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप सबको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ईसोफेगस। नाउ व्हाट इज ईसोफेगस? कई बार पेपर में फूड पाइप ना लिख के ईसोफेगस आ जाता है, तो बच्चे बोलते हैं मैम आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हमें तो पढ़ाया नहीं है। बच्चे सेम ही नाम है, थोड़ा टर्म डिफरेंट है, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल, बोथ आर द सेम थिंग्स, ओके, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। अच्छा, ईसोफेगस से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एक चीज होती है दैट इज एपिग्लोटिस। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एपिग्लोटिस? देखो एपिग्लोटिस क्या होती है बच्चे, आप कभी वाइडर माउथ ओपन करके देखना, आपको माउथ के पीछे से ना एक वो बेल टाइप दिखेगी, बिल्कुल एंड में जहां से हमारा नेक स्टार्ट होता है ना, एट दैट पॉइंट आपको बेल टाइप दिखेगी, और उसके वहां पे आपको दो स्पेसेस दिखेंगी, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, सेंटर में आपको वो बेल दिखेगी, वो एपिग्लोटिस की बेल होती है। अब एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, देखो बच्चे जब भी हम खाना खाते हैं ना, उस समय वो खाना प्रॉपरली फूड पाइप में ही जाए, ये चीज इंश्योर करती है एपिग्लोटिस। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब हम खाना खाते हुए कई बार बात करते हैं, तो बात करने के लिए हमारी विंड पाइप ऑब्वियसली ट्रैकिया ओपन होगी होगी, क्योंकि सांस लेनी है बात करते हुए, खाना भी खा रहे हैं बोल भी रहे हैं, तो अचानक से खांसी आ जाती है। अब वो क्यों? क्योंकि खाना खा रहे हैं, एपिग्लोटिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपना काम कैसे करे, तो फूड जो है वो इधर उधर ट्रांसमिट हो जाता है, दैट इज वाई वी गेट कफ। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। आई होप आपको एपिग्लोटिस का फंक्शन जो है वो समझ आ गया हो। तो चलिए ये देखते हैं। उसके बाद है बच्चे पेरिस्टालिस। नाउ व्हाट इज पेरिस्टालिस? क्या है ये? पेरिस्टालिस कुछ नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब वो वाली मूवमेंट जिसमें हमारी पूरे की पूरी बॉडी में जब भी डाइजेशन होगी तो इसी मूवमेंट से जो है बच्चे खाना ट्रांसमिट होगा। अब क्या है ये मूवमेंट? इस मूवमेंट से किस तरीके से खाना ट्रांसमिट होगा? जैसे मान लो बच्चे फॉर एग्जाम्पल पाइप है, आप लोग उसको एक जगह से पकड़ रहे हो और आगे से उसको निचोड़ते हुए उसमें से पानी निकाल रहे हो, फिर पकड़ रहे हो, फिर निचोड़ते हुए पानी निकाल रहे हो, फिर पकड़ रहे हो। आपने फील भी किया होगा कई बार जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, लाइक वी फील कि सब खाना यहीं रुका हुआ है, और जब हम पानी पीते हैं तो धीरे धीरे हमको वो नीचे की ओर जाता हुआ भी फील होता है। तो दैट इज अ पेरिस्टालिक मूवमेंट। खाना एकदम से जो है वो पेट में नहीं चला जाता। अब मैम एकदम से क्यों नहीं चला जाता पेट में? क्योंकि भाई पेट के पास यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, वो स्पिंचर खाने को एकदम से पेट में जाने नहीं देता है। दैट इज वाई एक पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से धीरे 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 जो है वो खाना स्टमक की तरफ बढ़ता है। तो फिर आते हैं बच्चे, देखिए स्पिंचर एट द बॉटम ऑफ द इसोफेगस, द लोअर इसोफेगल स्पिंचर प्रिवेंट्स एसिड फ्रॉम द स्टमक मूविंग बैक अप टू द इसोफेगस। कई बार ऐसा होता है लाइक हम लोग बहुत ज्यादा तीखा खाना खाते हैं, तो बोलते हैं ना जलन हो रही है पेट में, कई बार बोलते हैं हम लोग, तो दैट इज द गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आखिरकार क्या होता है? देखो हमारे पेट में आपको पता है एक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल एसिड प्रेजेंट है। हार्मफुल तो क्या हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज तो हार्मफुल है ही, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड समटाइम्स क्या हो जाता है, स्पिंचर हमारा अगर सही से काम ना करे तो वो रिफ्लेक्स होने लग जाता है, जिस वजह से हम लोगों को एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है, दैट्स कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पिंचर, अगर ये स्पिंचर अच्छे से काम ना करे तो ये प्रॉब्लम जो है वो काफी सारे लोगों को देखने को मिलती है। आई होप आपको इसोफेगस समझ आया हो और इसके सारे कंपोनेंट्स भी जो है वो समझ आए हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब है स्टमक। देखो पेट हमारा, जिसको तुम लोग टमी भी बोलते हो, ठीक है, ये पेट क्यों इतना एसेंशियल है और कैसे अपना सारा का सारा काम करता है ये देखते हैं। सबसे पहले द स्टमक इज द हॉलो ऑर्गन दैट स्टोर फूड एंड ब्रेक डाउन फर्दर। हॉलो क्या होता है बच्चे? कोई भी खोखली चीज जो खाली हो अंदर से, ठीक है, एक हॉलो ऑर्गन है जो क्या करता है, खाने को स्टोर करता है और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देता है बच्चे, ब्रेक डाउन जो है वो कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो
सबसे पहले अगर हम डाइजेस्टिव जूसेस की बात करें या स्टमक किस तरीके से काम करता है उसकी बात करें, तो इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। ये क्या सिक्रीट करता है? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पेप्सिन, एंजाइम और प्रोटीन की डाइजेशन भी हेल्प करता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, मैम आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे पेट को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा पेट इससे कैसे बचा रहता है? देखो बच्चे, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है, दिस इज अवर स्टमक, ये जो लाइनिंग होती है हमारी स्टमक की, ये लाइनिंग बच्चे पूरी अंदर से जो है वो एक कवरिंग से कवर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, म्यूकस हमारी बॉडी का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जुकाम वगैरह हो जाता है ना, तो लाइक दैट वो मिल्की सा फ्लूइड जो हमारे नाक से निकलता है इन्फेक्शन को बाहर निकालने के लिए, दैट्स अ म्यूकस। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है। ठीक है, तो म्यूकस को हम लोग गंदा मानते हैं क्योंकि देखने में वो ऑब्वियसली ऐसा होता है, बट अदरवाइज वो हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजों से बचाता है। अब यहाँ पे भी HCl से जो है वो म्यूकस हमारे स्टमक की लाइनिंग को क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ठीक है, फिर उसके बाद काइम फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज काइम? काइम क्या होता है? काइम काइम होता है बच्चे जब पेट के अंदर फूड के साथ सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड, सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो मिक्सअप हो जाए, मतलब ग्लैंड सिक्रीशन करे और जूसेस जो है वो उसमें मिक्सअप हो जाए, तो वो क्या फॉर्म करता है बच्चे? एक काइम फॉर्म करता है। काइम है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ व्हाट? द फूड दैट कंटेन्स ऑल द डाइजेस्टिव जूसेस। Food is mixed with the gastric juices to form a semi-liquid substance called as chyme. Then, protection. The stomatal lining is coated with a mucus to protect it from the acid. As I said अभी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया कि जो हमारा स्टमक होता है उसकी लाइनिंग जो है वो कवर्ड होती है और वो क्या करती है? हमारे माउथ को, सॉरी हमारे स्टमक को जो है वो प्रोटेक्शन देती है। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। अब है बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में आपको याद रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे ना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा फूड डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जो चीजें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन की हैं बच्चे, प्रॉपर हम वही समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम फूड इज डाइजेस्टेड, या कहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो होती है? सो 80% ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत सारे बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन होती है कि खाना पेट में डाइजेस्ट होता है। पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं होता है बच्चे। पेट में इट डॉट गेट मिक्स्ड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, वो सिर्फ डाइजेस्टिव जूस से मिक्स होता है। डाइजेशन है क्या एग्जैक्टली में? जब खाने में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके शरीर को लग रहा है, वही तो डाइजेशन है ना, और वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कहाँ पे हो रहे हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी आपको समझ आया? तो ठीक है, इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। इसके पार्ट्स क्या है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेमन, जेजुमन एंड इलियम। ठीक है, ड्यूडेमन का क्या काम होता है? ये फर्स्ट पार्ट होती है जहां पे बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस। नाउ व्हाट इज बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस? अभी हम आगे ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, फिर भी थोड़ा जान लो। बाइल एक पेल येलो कलर का जो है वो सब्सटेंस होता है, या पेल येलो कलर का एंजाइम होता है। आप लोगों ने जॉइंटिस के बारे में सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट द डिजीज जॉइंटिस। जॉइंटिस क्या है? जब हमारी बॉडी से बाइल जो है वो यूजुअली एक्सक्रीटा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, पर जब बाइल जो है वो हमारी बॉडी से बाहर ना निकले तो हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक डिजीज हो सकती है, दैट इज द जॉइंटिस। और उसके केस में हमको लिवर का ही ख्याल रखने को बोला जाता है, गाल ब्लैडर का, क्योंकि ये सिक्रीट ही वहीं से होते हैं। ओके, देन कम्स द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में हमारे क्या आ जाते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इनका काम क्या है? ग्लूकोज को जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीडाइज करना, या ग्लूकोज को ओवरऑल बॉडी में अच्छे से जो है वो एसिमिलेट करना। ओके, फिर बच्चे आगे ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करता है ये वाला पोर्शन स्टमक के एसिड को भी, यानी कि HCl को भी, और डाइजेशन को आगे कंटिन्यू करता है। जेजुनम और इलियम ये वो साइट्स होते हैं जहां पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। विलाई और माइक्रोविलाई, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ना ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। मैंने अभी तो आपको बोला कि एनर्जी जा कहाँ रही है? ब्लड में। तो वो कैसे जा रही है? वो इन विलाइज से जा रही है।
इन विलाई के ऊपर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। जैसे ही फूड जो होगा यहाँ पे धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगेगा, वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लगेंगी और धीरे धीरे ब्लड फ्लो में जो है वो ट्रांसमिट करने लगेगी। देन द एब्जॉर्प्शन, एज आई सेड यहाँ पे बहुत एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी हियर। ठीक है, ये आपको कई बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये वाले पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं न्यूट्रिएंट्स, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, कौन सी बॉडी पार्ट पे जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना, इनको आपको स्टार मार्क करके रखना चाहिए अपने नोट्स में। ठीक है, आई होप आपको स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म फीसेस। फीसेस आर व्हाट? वेस्ट आउट मटेरियल फ्रॉम अवर बॉडी, और वाटर को भी एब्जॉर्ब करती है। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं बच्चे? द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, क्लोन एंड द रेक्टन। ये तीन पार्ट जो है वो इसके अंदर जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ कोलॉन, काफी सबसे ज्यादा वाटर जो है और सॉल्ट जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। देखो, आपने देखा होगा कई बार अगर किसी को डायरिया वगैरह हो जाता है, उसको एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का सॉल्ट बैलेंस भी तो मेंटेन करना है ना। तो यहाँ से नेचुरली हमारी बॉडी में फूड में जो भी सॉल्ट होते हैं वो ये लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब बैक हो जाते हैं इनटू द बॉडी। उसके बाद आता है बच्चे रेक्टम। रेक्टम का क्या काम होता है? ये फीसेस को स्टोर करके रखती है जब तक कि ना ये एनस से एक्सक्रीट हो जाए। मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल यूरिया के फॉर्म में हमारी बॉडी में बनता है, उसको ये स्टोर करके रखते हैं जब तक कि ना वो बॉडी से बाहर पूरा का पूरा एक्सक्रीट आउट हो जाए। एंड एक्सक्रीशन करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है, दैट इज द एनस, जिसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एनस बेसिकली क्या है? एक पार्ट होता है जिसमें स्पिंचर होता है, जिसकी वजह से हमको अर्ज होता है ताकि हम क्या कर सके, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन को जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर सके। अपेंडिक्स के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया। अब इसका हम रोल देख लेते हैं। इट इज थॉट टू प्ले अ रोल इन द इम्यून फंक्शन। तो इट्स एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक भी पूरा प्रॉपरली अच्छे से अंडरस्टूड नहीं कर पाए हैं लोग, लेकिन कुछ केसेस में ये जो है इन्फ्लेम हो जाती है और इसको सर्जिकल रिमूवल भी चाहिए। आपने डिजीज सुना होगा, दैट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसमें? अपेंडिक्स में। नाउ मैम, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है? जब भी बच्चे हमारी बॉडी में कोई पार्ट स्वेलअप हो जाए और उस स्वेलिंग के साथ उसमें पेन भी हो, दैट इज कॉल्ड एज अ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये इसका टर्म आ गया ये एनस। मैंने आपको बताया था एनस क्या काम करता है बच्चे? डिफिकेशन का काम करता है। इसमें एनस पिंचर प्रेजेंट होते हैं। ये जो दोनों के दोनों काम ये करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी ने जितनी भी चीजें अभी डाइजेस्ट करके जो वेस्ट मटेरियल बनाया उसको एलिमिनेट आउट कर देते हैं बॉडी से बाहर। तो ये एनस का हमारा फंक्शन होता है। आगे आते हैं बच्चे। अब देखो, पैनक्रियाज, इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं अलग अलग हार्मोन्स। पैनक्रियाज देखो बच्चे, इसके दोनों फंक्शन है। ये एंडोक्राइन काम भी करता है और एक्सोक्राइन भी काम करता है। ये सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो हमारे क्या करते हैं बच्चे, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। आपने देखा होगा कि कोई दादू दादी नानू या बड़े लोग आपके घर में पेट में इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ना प्रॉपर इंसुलिन बनता नहीं है, दैट्स व्हाई उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। बट अदरवाइज जो हेल्दी बॉडी है वो खुद इंसुलिन सिक्रीट कर सकती है, खुद इंसुलिन सिंथेसाइज कर सकती है। ओके, तो ये इसका फंक्शन यहाँ पे बताया गया हुआ है। एक्सोक्राइन फंक्शन इसका क्या है? ये क्या करती है? पैनक्रियाटिक जूस बनाती है जिसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करती है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर उसके बाद इसका डाइजेस्टिव रोल क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड में भी काम करती है। एसिड है तो उसको न्यूट्रल बनाने में काम करती है, और साथ में बच्चे एंजाइम लाइक लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएसेस को भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। स्पेशली इसका ज्यादातर काम यही होता है बच्चे कि सिंपलर शुगर में फूड को डाइजेस्ट करना और सिंपलर शुगर में ही उसको ट्रांसमिट करके बॉडी में पहुंचाना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी तो ट्रांसमिट हो ही एटीपी की फॉर्म में रही है, एटीपी कार्बोहाइड्रेट और शुगर की ही फॉर्म में तो पूरी बॉडी में मूव करते रहते हैं ना। आगे आइए, देखिए लिवर, क्या बोलते हैं इसको? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी जो है वो हम इसको बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है बच्चे? द लिवर इज द लार्जेस्ट एंड द इंटरनल ऑर्गन प्लेज अ की रोल इन द मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप चाहे तो उस वीडियो को रेफर
कर सकते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन क्या, हमारी बॉडी में से जो भी नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स है उनको बॉडी से बाहर निकाल देना। सबसे पहला फंक्शन इसका बाइल प्रोड्यूस करना, गाल ब्लैडर के साथ मिलकर ये बाइल प्रोड्यूस करता है। डिटॉक्सिफाई करना, फिल्टर करता है टॉक्सिन हमारे ब्लड से और मेटाबोलाइज करता है ड्रग को, अल्कोहल को और बहुत सारे सब्सटेंसेस को। तभी तो बच्चे जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनको लिवर क्रियोसिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिवर कंटिन्यूसली जो है वो अल्कोहल को बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। स्टोरेज, स्टोर क्या करता है बच्चे, ग्लूकोज और ग्लूकोजन स्टोर करता है और इसको बच्चे रिलीज करता है जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। दिस इज व्हाट, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है हमको, ठीक है। तो ये लिवर के कुछ फंक्शंस हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट इज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो है ये क्या स्टोर करता है बच्चे, बाइल स्टोर करता है, जो इसके साथ में लिवर भी मिलके जो है ये दोनों ये रिलीज करते हैं। और जो ये बाइल है ये थोड़ा सा पेल येलो कलर का सब्सटेंस होता है या पेल येलो कलर का एंजाइम होता है। इसका काम क्या है, जब फैटी फूड जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, रिलीज करता है बाइल टू इमल्सिफाई फैट, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाती है। जब भी जो है वो फैट एब्जॉर्ब करना है तो वो गाल ब्लैडर की मदद से करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनको गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, जिनका गाल ब्लैडर रिमूव किया जाता है, वो ऑयली फैटी फूड जो है वो कम से कम डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपने मुझे मेरी आखिरी वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो मैं चाहती हूँ मेरी अगली वीडियो आपको और ज्यादा पसंद आए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।